नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडियन टीवी 24 की इस खास पेशकश खास लम्हे में। और खास लम्हे लेकर मैं हूँ आपके साथ दीपक तिवारी। जैसा आप सभी जानते हैं कि खास लम्हे में हमारे साथ एक खास शख्स जुड़ते हैं जिनके साथ हमारी खास बातचीत होती है। और इसी लम्हे में एक बार फिर हमारे साथ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सूर्य चंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ आज हमारी तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी है। तो आइए, सबसे पहले स्वागत आपका इंडियन टीवी 24 में। थैंक यू, धन्यवाद सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विगत एक सप्ताह की बात कर लें तो अवध बार एसोसिएशन के सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की तादाद में वकील कार्य का बहिष्कार करके हड़ताल कर रहे हैं। किन चीज़ों को लेकर कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या रास्ता निकाला जा सकेगा, इसके बारे में कुछ चर्चा करें। देखिए, अवध बार के अधिवक्ता जो है जनता के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के लिए ये हड़ताल कर रहे हैं। ऐसा सरकार का नियम है कि सरल न्याय, सुलभ न्याय, और एक कहावत कही गई, न्याय चला निधन से मिलने। अब जीएसटी ट्रिब्यूनल और शिक्षा का ट्रिब्यूनल जो है वो इलाहाबाद किया जा रहा है। इसकी लड़ाई अवध बार के अधिवक्ता लड़ रहे हैं। अब जो वादकारी गाजियाबाद में रहता है, लखनऊ से होता हुआ वो जाता है इलाहाबाद केस लड़ने। जो वादकारी बरेली रहता है, बरेली से वो लखनऊ होते हुए 300 किलोमीटर आगे जाता है। लखनऊ राजधानी है। यहाँ जब लखनऊ कोई भी व्यक्ति बाहर का आता है तो लखनऊ में अपना जो न्यायिक कार्य किया, उसके साथ में उसने अपना और भी काम, मंत्री से मिल लिया, सचिव से मिल लिया, सचिवालय चला गया, अन्य भी वो और कार्य, मतलब 4 कार्य कर लेता है। लखनऊ में रहने की सुविधा है, लखनऊ में हर तरीके की सुविधा मौजूद है। इलाहाबाद को इतना बड़ा क्षेत्राधिकार दे दिया गया कि गरीब जो वादकारी है बेचारा, वो इलाहाबाद पहुंच ही नहीं पाता है, उसका शोषण होता है। तो हम लोग अवध बार के अधिवक्ता इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जनता को सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने के लिए लखनऊ में आकर के, लखनऊ में मतलब वो केस करे, अपना लड़े, या ऐसा सरकार कर दे। सरकार से हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि भाई ये कर दे, जो जहाँ चाहे वहाँ केस कर ले, चाहे इलाहाबाद लड़ ले, चाहे अपना लखनऊ में केस कर ले। लेकिन सरकार जो है वहाँ इलाहाबाद के अधिवक्ताओं के दबाव में आकर के सरकार जो है लखनऊ का जो क्षेत्राधिकार है वो भी इलाहाबाद को दे रहा है। बल्कि एक लड़ाई इसमें साथ में ये भी है कि हाई कोर्ट का भी क्षेत्राधिकार लखनऊ का बढ़ाया जाए, जो उचित है। क्योंकि जो गाजियाबाद से केस लड़ने आता है, गाजियाबाद में कोई मर्डर केस है या जो हुआ, अब वो लखनऊ होते हुए इलाहाबाद जाता है। इलाहाबाद में तो इतनी ट्रेनें हैं, न इतने होटल हैं, कोई व्यवस्था नहीं इलाहाबाद जाने के लिए। लखनऊ सारी सुविधाएं हैं। गाजियाबाद से लखनऊ सीधा आदमी चला आएगा, बरेली से लखनऊ चला आएगा, पीलीभीत से लखनऊ आ जाएगा, पूरनपुर से लखनऊ आराम से आ जाएगा, अरे कहीं से भी लखनऊ आने में उसको सुविधाजनक है। लेकिन सरकार पता नहीं किन नीतियों के तहत, किस के तहत जो सारे क्षेत्राधिकार जो कार्य करने के इलाहाबाद दिए हुए, इस बात की हमारी लड़ाई है, इसलिए हम लोग हड़ताल। मेरा एक सवाल है, मैं जानना चाहूँगा कि अगर मान के चलिए कि सरकार जिस तरीके से अधिवक्ता अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं चीज़ों को लेकर के, लेकिन सरकार आपकी आवाज़ पर सुनवाई नहीं करती है, देन क्या रास्ता अख्तियार करेंगे आप? देखिए, सरकार को सुनवाई करनी पड़ेगी, एक दिन तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ जनता है और हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। और सरकार जनता के लिए है भाई, जनता सरकार लिए थोड़ी ना है। सरकार के लिए, सरकार जो है जनता के लिए बनी हुई, तो जनता का हित उसको देखना पड़ेगा, हर हालत में देखना पड़ेगा। और हम लोगों की जो लड़ाई है बहुत दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। सारे व्यापारी लोग हैं, जनता है, गरीब लोग जो है, सब लखनऊ के अधिवक्ताओं के साथ में सहयोग करने को तैयार है। छात्र सब लखनऊ के अधिवक्ताओं के साथ हैं इसमें आज। और जितनी भी मतलब जो 12 हैं जिलों की जिनको इलाहाबाद जाने में तकलीफ होती है, वो सब लखनऊ चाहते हैं, लखनऊ क्षेत्राधिकार हो जाए। तो सारे यूपी के अधिवक्ता सब लखनऊ के साथ है, अवध बार के साथ लड़ाई में है। इसलिए सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को बात माननी पड़ेगी। सर, जिस वक्त देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, व्यापक स्तर पर किसान आंदोलन चल रहा था, तो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आपकी राय आ रही थी सामने। आज हम आपके साथ मौजूद हैं, हम भी आज इस पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। सर, भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और किसान जो है पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है, किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। यदि उसने अपने 3 कृषि कानूनों को लेकर के सरकार के सामने अपनी मांग रखी और किसानों ने उसको लेकर के जब उनकी मांगें नहीं सुनी गई तो उस पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, क्या राय है आपकी सर उस पर? देखिए, सरकार जो है, सरकार पूर्ण बहुमत की है और सरकार को सभी का हित देखना होता है। जो देश में हमारे जो किसान हैं, 40 करोड़ के आसपास किसान हैं जो कृषि पर ही आधारित है, तो उन किसानों के हितों को देखते हुए सरकार ने 3 बिल कानून जो बनाया है।
इन 3 बिलों में जो किसान नेता अपने आप को किसान नेता कहते हैं, जो यहाँ आंदोलन पर बैठे हैं, आंदोलन बैठने सबका अधिकार, बैठना भी चाहिए। अगर कोई बात गलत लगे तो कहना चाहिए। विरोध करना एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा मतलब कारण है, विरोध होना चाहिए, हर बात विरोध होना चाहिए। लेकिन विरोध इस बात को साबित भी करना चाहिए कि ये चीज़ इसलिए गलत है। 3 कानून बने हैं, तीनों कानून में जैसे किसान लोग कहते हैं भाई ये ज़मीन चली जाएगी, सबसे पहले उसमें दिया हुआ है कि ज़मीन जो एग्रीमेंट होगा किसान का और जो क्या नाम कंपनी के तहत एग्रीमेंट होगा, उसमें ज़मीन का कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। न ज़मीन रहन रखी जाएगी, न ज़मीन का बैनामा होगा, न ज़मीन गिरवी होगी, खाली जो फसल है, फसल का एग्रीमेंट होगा। तो फसल के एग्रीमेंट में क्या बुराई है? साथ में एक चीज़ और भी है, उन्होंने कही है कि आपकी मर्जी हो तो आप एग्रीमेंट करो, मर्जी हो तो आप अपने आप करो। आप पे बाध्यकारी तो है नहीं कि आपको एग्रीमेंट करना ही है। तो जब बाध्यकारी नहीं है तो फिर इस कानून कोई मतलब किसान पर कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए कानून गलत नहीं है। तो आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने आंदोलन किसी भी नियत से किया हो, बाद में इन्होंने अपनी नियत ऐसी आंदोलन करने की प्रक्रिया जता दी जिससे इनके ऊपर यह आरोप लगने लगा कि देशद्रोही के काम कर रहे हैं। और वो देखने को भी मिला, क्योंकि भाई जैसे दिल्ली में आपने आंदोलन किया, ठीक है, आप आंदोलन करिए, आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन वहाँ जाके आपके नाम झंडा उस पर फहरा रहे हैं अपना। तो राष्ट्र का अपमान करना, तिरंगे का अपमान करना बहुत बड़ी गलत बात है। फिर भी सरकार ने बहुत संयम बरता, सरकार ने एक भी किसान की लाठी नहीं मरवाई, कहीं कुछ नहीं किया, पुलिस वाले बेचारे पीटते रहे और ये लोग पीटते रहे। कितनी गलत बात है कि आप किसान हो करके आप कहते हो हम किसान हैं और जनता को पीट रहे हो, पुलिस पीट रहे हो। सर मैं रोकूंगा। मैं आपको बताऊं कि जब आपने आंदोलन के दौरान लाखों की तादाद में किसान देखे होंगे, जरूर असहमति सरकार के इस कृषि कानूनों के साथ रही होगी, तभी तो आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया। और इसके बाद सर हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब आंदोलन ने व्यापक स्तर पर रूप ले लिया तो कहा भी गया था कि ट्रैक्टर परेड की जाएगी, ट्रैक्टर परेड की जो है के बारे में अवगत करा दिया गया था किसानों के नेताओं के द्वारा, किसानों के द्वारा अपना मैसेज पहुंचा दिया गया था सरकार तक। इसके बावजूद मैंने देखा कि किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई, यहाँ तक कि सीमेंट के पिलर खड़े कर दिए गए, डिवाइडेशन खड़े कर दिए गए, इसके अलावा कटीले तार लगा दिए गए, यहाँ तक कि कीलें उनके रास्तों पर लगा दी गई। ऐसे हालात हमने आपातकालीन स्थिति में देखे। किसानों के इस आंदोलन पर सरकार के द्वारा जो रास्ता अख्तियार किया गया, क्या यह वाजिब है? मैं यह जानना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, जब एक किसान आंदोलन चालू हुआ तो कुछ लोग माननीय उच्चतम न्यायालय गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ठीक है, आंदोलन है, आंदोलन आप करिए, लेकिन रास्ता मत रोकिए। उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई। ये किसान उस कमेटी में सहमत नहीं हुई है। भाई किसान नेता को कमेटी में सहमत होना चाहिए। अब कमेटी का परिणाम गलत आए तब उस पर आप आपत्ति करो। तो इन्होंने कमेटी में सहमत है। अब देखिए किसी भी चीज का हल जो है एक पंचायत से निकाला जाता है, बातचीत से निकाला जाता है, एक समिति बनाई जाती है। सरकार पास यही चाह रहा है, लेकिन आप उसमें भी सहमत हो तो सरकार क्या करे? अच्छा, और भाई चलो 1 लाख किसान सही, 2 लाख किसान हो सकता है, हम मान ले, हो सकता सहमत न हो, लेकिन जो और किसान है भाई, इतने किसान तो नहीं है, किसान तो करोड़ों में है। तो सरकार करोड़ों की बात मानेगी, ये 2 लाख की बात माने? तो इसलिए सरकार, अच्छा दूसरी बात, सरकार को जो कीले कांटे इसलिए लगाने पड़े कि आपने दिल्ली की जो जनता है, ठीक आप किसान हैं, लेकिन किसान होने का मतलब थोड़े आपके हम सब जनता पे एहसान करते हैं। भाई आप अन्न उपजाते हैं, अन्नदाता नहीं है आप अन्न उपजाता है। तो अन्न उपजाता है, अन्न आप बेचते हैं, उसके बदले में आप उसकी कीमत लेते हैं। भाई आप खेती आप नहीं करोगे, हम करेंगे, हम नहीं करेंगे, आप करेंगे, तो खेती कौन कुछ करते ही रहेगा। जहाँ तक रहेगी कि उसकी क्या नाम है, इनके कार्य करने की, मेहनत मजदूरी करने की, तो कोई भी व्यक्ति आज शहर में जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है वो 14-14 घंटे मेहनत कर रहा है। लेकिन सर सवाल तो बड़ा ये भी खड़ा हुआ ना कि इस आंदोलन के दौरान एक चीज़ और देखने को मिली कि आपने कहा कि उससे उसकी फसल जो मिल रही है उसकी कीमत मिल रही है। सर उसको वाजिब फसल की कीमत नहीं मिल पा रही, इसको लेकर के भी तो तमाम चीज़ें सामने आई इस आंदोलन के दौरान। अगर उसे उसकी फसल का भुगतान उसके वाजिब मिल जाता तो आंदोलन इतना बड़ा रूप क्यों लेता साहब? ये भी तो सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। देखिए किसानों को वाजिब फसल दिलाने के लिए ही ये 3 कानून बने हैं। एमएसपी जो है, एमएसपी ही इसलिए मतलब अब की सरकार ने शायद ये किया है, अभी भी लेटेस्ट किया है कि जो एमएसपी का कीमत है, एमएसपी से जो बिक्री होगी उसकी कीमत डायरेक्ट किसानों के खाते में जाएगी। अब जहाँ तक बात रहेगी कि हर किसान का जो सामान एमएसपी नहीं बिक सकता, कारण उसका ये है कि कहीं कहीं होता है कि किसान फिर उसका दुरुपयोग करने, हर आदमी उसका दुरुपयोग करता है लाभ कानून का, कि भाई कानून उनका गेहूं हम एमएसपी से आप खरीदेंगे, फिर उन किसानों क्या क्या गेहूं में क्या नाम भूसा मिला देने लगे, तो भाई वो क्या नाम का खरीद लिया जाएगा आपका। तो एमएसपी खरीदने के लिए तो मतलब सरकार तैयार है, और एमएसपी के साथ साथ में जो फार्मिंग कृषि हो रही है इससे भी फायदे हैं आपके।
तो एमएसपी भी बेचने क्यों तैयार? आप जो उससे अच्छी कीमत पे आप इनको दीजिए जो आप फार्म कर रहे हैं। ये आपको क्या नाम बीज देंगे, आपको क्या नाम सिंचाई का पैसा देंगे, आपको क्या नाम दवाई का पैसा देंगे, आपको क्या नाम केस निराई का पैसा देंगे, हर सुविधाएं आपको दे रहे हैं। आपकी फसल एक सवाल आपने मुझसे कहा था अभी कि किसानों ने इतना बड़ा रूप ले लिया, आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया है सर, लेकिन एक चीज़ बताइए सर, 60 दिनों तक, तकरीबन 60 से 62 दिन तक किसान दिल्ली की सड़कों पर रहे, एक दायरे में रहे, रोड के किनारे रहे, ताकि आम जनता का आवागमन ना रुकने पाए। 60 दिनों तक वो निवेदन करते रहे। 60 दिनों तक निवेदन करने के बाद अगर सरकार एक बार भी उस चीज़ को लेकर के विचार कर लेते, अगर उन 3 कृषि कानूनों को लेकर के, तो शायद हालात इतने बदतर नहीं हो पाते। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा कहना ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हो कि मतलब किसान बैठे रहे, वहाँ हो सकता है उनकी पीड़ा हो। ये देखिए बताएं, जब सरकार कोई कानून बनाती है उससे 100% आदमी सहमत नहीं होता है। कोई आदमी खुश होता, कोई आदमी नाराज होता, बात जाए। किसान 26 जनवरी को 9 बजे तक हीरो बने रहे, लेकिन 26 जनवरी के बाद जो उन्होंने दिल्ली में घटना की है, उसके बाद हीरो से जीरो हो गए। वो निंदनीय था, वो निंदनीय था। मैं भी मानता हूँ सर, आप भी मानते हैं वो चीज़, मैं भी मानता हूँ, लेकिन 26 जनवरी से पूर्व अगर उनकी बातों को माना जाता, एक बार उस पर विचार किया जाता, किसानों की बातों को लेकर के, उनकी मांगों को लेकर एक बार भी अगर विचार किया जाए, तो शायद ऐसे हालात नहीं बने होते। ये मानते हैं ये देश के लिए निंदनीय था, राष्ट्र का अपमान था, ये कृत्य उनके लिए निंदनीय था, लेकिन सरकार एक बार भी सरकार को इस चीज़ को लेकर के विचार, जब 60 दिन से चल रहा था, 60 दिन में एक बार भी सरकार को विचार करना नहीं चाहिए था? क्या ये सवाल नहीं खड़ा होता पड़ा? देखिए, सरकार ने किसानों से बात करने के लिए 8-9 बार मीटिंगें की। सरकार बार बार उनको बुलाती रही, मीटिंग से करती रही, और सरकार ने यहाँ भी आज भी उसने कहा है कि जो हमने सुना, उसने कहा है कि 1.5 साल के लिए हम तो ये कानून सस्पेंड कर रहे हैं, और इसके बाद में आप जो को चर्चा करो, संशोधन करना होगा संशोधन करेंगे, वापस लेना होगा वापस लेंगे। लेकिन किसान चर्चा को नहीं तैयार हुई है, खाली एक उनकी बात थी, वापस लो। ये कौन सी बात है? अगर किसी भी चीज़ का मान ली उसका ऑपरेशन करके, उसका संशोधन करके बात सुधारी जा सकती है, तो वापस लेने कौन से बिल? आप वापस भी क्यों अड़े हुए हैं? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर वापस, और जहाँ तक बात वापस लेने की बिल की है, कोई भी सरकार कोई कानून बनाने के बाद कोई कानून आज तक वापस हुआ ही नहीं। अभी आप याद करिए, विश्वनाथ सिंह के ज़माने में एक कानून बना था, मंडल कमंडल, उसमें कई लड़कों ने, हजारों युवकों ने मिट्टी का तेल डाल के अपने ऊपर आग लगा ली थी, लेकिन वो भी कानून वापस नहीं हुआ था। तो कानून सरकार जो बनाती है, वापस नहीं लेने के लिए कानून बनाती है। फिर ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप जो पार्टियां इससे सहमत नहीं है, जब वो सरकार में आ जाए तो उसको निरस्त कर दे। इसलिए सरकार का बिल वापस लेने कोई औचित्य ही नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल कि ये जो पूरा मामला रहा, पूरा आंदोलन रहा, सरकार की तमाम नीतियां रहीं, किसानों की मांगे रहीं, इसको लेकर के अगर बात की जाए, अगर आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से संबंध रखते हैं, पेशेवर अधिवक्ता हैं, आपकी क्या राय है कि इन दोनों के बीच में कौन सा वैकल्पिक रास्ता निकाला जा सकता था? देखिए, इन दोनों के बीच में बातचीत से संशोधन का रास्ता निकाला जा सकता था, और यही रास्ता निकलेगा। सरकार कह चुकी, सरकार अड़ी नहीं है। सरकार ने कहा कि हम इसको संशोधन करने को तैयार हैं, आप चर्चा करिए। आप चर्चा करने को तैयार नहीं है। आपको भाई जो लगे, जितने बुद्धिजीवी किसान हैं, ऐसा नहीं, किसान के भी लोग पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे लोग हैं, तो वो लोग अपना लिखकर के संशोधन बताए, साहब इस बिल में ये कमी है, इस लाइन में ये शब्द गलत है, वो सरकार दे। सरकार उस पर न माने तो आंदोलन करे। तो इसका रास्ता बातचीत से निकलेगा, बातचीत ही इसका हल है, और हर चीज़ का हल बातचीत ही है। देश के अंदर हो या परिवार के अंदर हो या दोनों देश के अंदर हो, अगर जहां बातचीत नहीं होती वहां युद्ध होता है। युद्ध विनाश की जड़ है। इसलिए हमारा कहना है, सरकार से भी और किसानों से भी बातचीत करिए, कमियां बताइए, और अगर उन कमियों को सरकार नहीं मानती है तो अगली बार सरकार को उखाड़ फेंकिए। लेकिन अगर सरकार उन कमियों को मान के बिल्कुल संशोधन करने को तैयार है, तो सरकार की कोई गलती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय देने के लिए। खास में कि इस खास पेशकश में एक बार फिर हमारे साथ पेशेवर अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं सुरेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगली कड़ी में फिर हमारे साथ कोई शख्सियत जुड़ी होगी, तब तक देखते रहे इंडियन टीवी 24 में, यानी दीपक तिवारी के साथ।